हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुमार सिंह, मुख्यमंत्री अभियोदय योजना में आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोगों ने काफ़ी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। प्लांट फिजियोलॉजी का ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 15, दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर जो था वो पढ़ा था, और फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट पढ़ा था, रिस्पायरेशन पढ़ा था। उसके अलावा क्या पढ़ा था? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ये 4 चैप्टर ऑलरेडी हम लोगों ने इसने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 11, 12, 13, 14 वो हमारे पिछले वीडियो में सारे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो है, उसको आप चाहो तो देख सकते हो। आज हम लोग चैप्टर 15 में पढ़ेंगे। चैप्टर 15 में क्या है? प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट। इसमें क्या क्या सेक्शंस पढ़ने हैं हमको, वो हम लोग देखेंगे। इसके बारे में लास्ट वीडियो में थोड़ा सा 5 मिनट के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या कैसे होता है प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं कि थोड़ा कुछ टर्म जान जाते हैं, ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। देखो, एक टर्म होता है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है कि कोई भी जो नंबर ऑफ सेल्स, अगर एक्चुअली देखा जाए तो नंबर सेल्स हैं वो इंक्रीज करें। प्रोटोप्लाज्म में करें इंक्रीज, प्रोटोप्लाज्म क्या हो वो इंक्रीज करें। ये सब जो होते हैं ग्रोथ होती है। लेकिन अगर जैसे कोई एक सेल है, ये क्या करे, 1 से 2 बनना है, 2 से फिर क्या बनना है, 4 बनना है, तो इसको हम क्या टर्म देंगे? ग्रोथ देंगे। इसका नाम क्या देंगे? ग्रोथ देंगे। लेकिन जैसे ही ये एक्स टाइप का था, तो ये अपने जैसा क्लोन बनाता गया, एक्स एक्स टाइप का, एक्स एक्स टाइप का। और ये इसने अगला जो काम करना था इन्हें, ये एक्स जो है वो चेंज हो गया। तो ये मान लो एक्स डैश में, किसमें चेंज हो गया? एक्स डैश में। इसमें कुछ चेंजेज हो गए। तो ये हो गया एक्स जो है एक्स डैश से अलग हो गया थोड़ा सा। किस वे में हो गया? कोई कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर में, कोई एक यूनिक फीचर की तरह। उसको कहते हैं डिफ्रेंसिएशन। क्या कहते हैं? डिफ्रेंसिएशन। तो ग्रोथ क्या होती है? अपने जैसे कॉपी बनाना। डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? किसी पर्टिकुलर सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, परफॉर्म करने के लिए अलग ही आइडेंटिटी बना लेना, उसे क्या कहते हैं? डिफ्रेंसिएशन। तो 2 टर्म समझ में आया हम लोग को, ग्रोथ क्या होती है और डिफ्रेंसिएशन क्या होती है। दूसरा हम लोग जो पढ़ना है वो है तुम्हारा डेवलपमेंट क्या होती है। डेवलपमेंट एक बहुत ही ब्रॉड साइंस है। डेवलपमेंट डेवलपमेंट ये क्या बहुत बड़ा वे है। इसमें ये इंक्लूड करता है, ग्रोथ को भी करता है, और साथ ही साथ क्या करता है? डिफरेंशिएशन को भी इंक्लूड करता है। ये दोनों को इंक्लूड करता है। तो अगर हम डेवलपमेंट के किसी भी प्लांट के या किसी ऑर्गेनिज्म के करेंगे, तो उसको क्या करेंगे? ग्रोथ को इंक्लूड करेंगे। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? किसी यूनिक फंक्शन को भी करेंगे और उसको भी करेंगे। तो ये सब बातें होती है प्लांट के कंसर्न और एनिमल कंसर्न में। तो हमारा यहाँ जो है कंसर्न किससे है? प्लांट से है। हम लोग प्लांट के कंसर्न में देख लेते हैं एक बार। जब कभी प्लांट देखा होगा स्टूडेंट आप लोगों ने, तो ये क्या होता है? ऊपर वाला जो रीजन होता है उसको सैम कहते हैं, सूट एपिकल मेरिस्टेम। नीचे वाले को कहते हैं रैम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। बीच वाले में जो होता है उसको कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये जो मेरिस्टेम होती है, तो इसका ये मतलब हुआ प्लांट में कुछ ही रीजन है जहाँ पे क्या होती है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाए जाते हैं। कुछ ही रीजन, जैसे कि ये एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पे दोनों एपिकल मेरिस्टेम है, रूट के एपिकल मेरिस्टेम, सूट के एपिकल मेरिस्टेम दोनों है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम बीच में पाए जा रहे हैं। तो जो ये एपिकल मेरिस्टेम है, ये क्या करेगा? धीमे धीमे डिवीजन, यहाँ पे बहुत मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है, बहुत ज़्यादा तेज मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है। तो ये क्या करता है? ऊपर पर जाता रहता है, नीचे नीचे डिफ्रेंशिएट करके कुछ सेल्स को छोड़ते जाता है। वो सेल्स एक नया यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर करेगा, वो करेगा। ओवरऑल हम देखते हैं कि प्लांट की हाइट बढ़ रही है। तो ये प्लांट की हाइट किस वजह से बढ़ी? तो पहला तो वो नंबर ऑफ सेल्स बढ़े ग्रोथ के टर्म में। दूसरा हुआ क्या होगा? डिफ्रेंसिएशन हुआ। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? इसका डेवलपमेंट हुआ। तो प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट का कंसर्न यही है कि एक एक पहलू हम लोगों को पढ़ना है ग्रोथ क्या होती है, और दूसरा पहलू हम लोग पढ़ना है क्या? डेवलपमेंट क्या है, किस टर्म में करेंगे, उसमें ग्रोथ को इंक्लूड करते हुए आगे पढ़ेंगे। जब हाइट में ये बढ़ता है सैम और रैम, तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ ये इंटरकलरी मेरिस्टेम। प्लांट के कंसर्न में हमने ये देखा कि हर सेल नहीं डिवाइड करते, कुछ ही सेल स्पेसिफिक सेल होती है, उनकी लोकेशन भी स्पेसिफिसिटी होती है, स्पेसिफिक होती है। वो पर्टिकुलर जगह पे ही एक्टिव रहते हैं और वहीं पे डिवीजन करते हैं। उसके बाद वो छोड़ते जाते हैं डिफ्रेंशिएटेड करके सेल्स को। तो इसका ये मतलब बहुत लोकलाइज्ड तरह का होता है कि मतलब हर सेल्स नहीं डिवाइड करते, कुछ जहाँ जहाँ होते हैं, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स जैसे सैम होता है, रैम होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये सब क्या होते हैं? डिवाइड करते हैं। कुछ बहुत से ऐसे जो डाइकाट प्लांट होते हैं जिसमें लेटरल मेरिस्टेम भी होता है, साइड साइड में होता है। तो ये मेरिस्टेम क्या करता है कि इसके गर्थ को बढ़ाने में मदद करता है। जैसे ये ऐसे गर्थ में बढ़ाएगा, इसको गर्थ में बढ़ाएगा, ऐसे करेगा। तो गर्थ को जो बढ़ाएगा इसको कहते हैं हम लेटरल मेरिस्टेम।
लेटरल मेरिस्टेम। हमने क्या पढ़ा कि सैम रैम, और ये जो है सैम रैम क्या कर रहा था, हाइट बढ़ाने में मदद करता है, जबकि लेटरल मेरिस्टेम क्या कर रहा था, गर्थ को बढ़ाने में मदद कर रहा है। गर्थ का मतलब यह गया कि इसको क्या कर रहा है, सेकेंडरी ग्रोथ में मदद कर रहा है। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब ऐसे फैलना जैसे हो गया, उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब। तो ये सब समझ गए हम लोग। अब ग्रोथ कौन करेगा, वो सेल ही करेगा। सेल का पहले, सेल जैसे छोटा है तो डिवीजन के लिए जाएगा तो पहले बड़ा होगा, साइटोप्लाज्म कंटेंट बढ़ाएगा, डीएनए का कंटेंट इंक्रीज करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन का, फिर उसके बाद डिवाइड हो जाएगा, इस तरह से करता है। अब आ जाते हैं हम लोग एनसीईआरटी की लाइन, क्या क्या उन कहते हैं तो जानते हो। जैसा कि हर चैप्टर में होता है, शुरू में ही एनसीईआरटी क्या करता है, कुछ क्वेश्चन की बौछार किया रहता है। उस क्वेश्चन की बौछार में ही क्या होते हैं, बहुत से क्लू छिपे होते हैं उस चैप्टर का, जो कि पूरे चैप्टर का समरी एक तरह से कह लो होता है यहाँ पे। तो इसमें देखो प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट चैप्टर का नाम ही है। यहाँ पे हम लोगों को पहला ही जो पढ़ना है 15.1 में ग्रोथ पढ़ना है, दूसरा डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन पढ़ना है, तीसरा है डेवलपमेंट। पहला ग्रोथ यहाँ हो गया, तीसरे पे डेवलपमेंट है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआर है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो उसमें, ये एक फैक्टर है। फोटोपीरियडिज्म, वर्नलाइजेशन, ये क्या होता है, तो एक एक करके हम देखते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो एनसीईआरटी में लाइन दी गई है उनको हम पढ़ते हैं। हैव यू ऑलरेडी स्टडी द ऑर्गेनिज्म इन फ्लावरिंग प्लांट, हैव यू एवर अबाउट द वर्क अबाउट स्ट्रक्चर लाइक रूट लीव्स, ये सब कह रहे हैं, एनाटॉमी ऑफ प्लांट की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो प्लांट होता है उसमें जो भी सीक्वेंस होता है, तो सबसे पहले क्या होता है, सीड बनता है। सीड से क्या होता है, सीड फिर जर्मिनेट होगा, सीड क्या करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, रूट बनाएगा, फिर सूट बनाएगा, सूट सिस्टम बनाएगा। सूट के बाद फिर क्या बनेंगे, पत्तियाँ, स्टेम हो गया, मतलब उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। सूट में लीफ हो गया, स्टेम हो गया, सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, फ्लावर होगा। फ्लावर के बाद क्या होगा, फ्रूटिंग होगी। फ्रूटिंग में ही क्या होगा, सीड होगा। फिर सीड फिर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। इस तरह से ये साइकिल चलती है। तो ये एकदम प्रॉपर ऑर्डर वे में चलता है। किस वे में, ऑर्डर वे में। ऐसा नहीं होगा कि पहले फ्लावर बन जाए तो फिर उसके बाद सीड बने, ऐसा नहीं होगा। पहले क्या होगा, रूट होगा, रूट डेवलपमेंट, फिर धीमे धीमे सूट बनना होगा, फिर स्टेम, जैसे सूट इसमें स्टेम, लीव्स, ये सब आ गए। फ्लावर हो गया, फ्रूट हो गया, फिर सीडलिंग। तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस होने का क्या मतलब है, क्यों ऐसा सीक्वेंस लिए, क्योंकि जो ऑर्डर वे है वो एक्चुअली सारा जो जीन्स होता है उसकी वो रेगुलेटेड, जीन रेगुलेटेड होते हैं, वही इनको रेगुलेट करते हैं। कब फ्लावरिंग वाले जीन एक पर्टिकुलर ग्रोथ के बाद ही एक्सप्रेस होंगे, लीव एक्सप्रेशन वाले जीन वो एक पर्टिकुलर के बाद ही होंगे। जैसे इसके लिए बहुत से मॉडल दिए गए हैं, जैसे ABC मॉडल, वो बात की बात है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यू आर नाउ अवेयर द टर्म सीड, सीडलिंग, प्लांटलेट, मेच्योर प्लांट। मतलब पहले सीड होगा, उसके बाद सीडलिंग जो प्लांटलेट बना, फिर प्लांटलेट हुआ, मेच्योर प्लांट, फिर मर जाएगा, या मेच्योर होने के बाद क्या करेगा, सेंसेंस हो जाएगा, गिर जाएगा प्लांट। यू हैव सीन द ट्री कंटिन्यू इंक्रीज इन द हाइट और गर्थ। मतलब सबसे पहले हाइट में होगा कौन, सैम रैम, और गर्थ में क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम। फिर इसके बाद है हाउ लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स सेम ट्री नॉट ओनली हैव लिमिटेड डायमेंशन बट अपीयर एंड फॉल पीरियडिकली एराइज सम रिपीटेडली। पत्तियां जो पतझड़ में गिरती हैं वो हमेशा जो साइकिलिंग वे में पीरियडिकली गिरती रहती हैं, ग्रोथ होगी। हर बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे फ्लावरिंग, मैंगो ट्री है तो उसमें क्या होगा, गर्मी के सीजन में आएगा, फिर उसके बाद ये इस तरह चलता है। नई नई वैरायटी अभी आई है तो वो अलग बात है। वाई डज वेजिटेटिव फेज प्रोसीड फ्लावरिंग ए प्लांट। तो कह रहे हैं कि क्यों वेजिटेटिव पहले हो जाता है, तभी क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज आता है। मतलब ये है कि सबसे पहले प्लांट रूटिंग होगा, शूटिंग होगा, स्टेम ये बनेगा, फिर इसके बाद फ्लावर बनेगा, फिर उसके बाद फ्रूटिंग बनेगा। तो ये जो पूरा पार्ट था यहाँ, इसको कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट, और जो फ्लावर वाला पार्ट था उसको कहते थे हम क्या, रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों अलग अलग होंगे। और सबसे पहले वेजिटेटिव बनेगा, उसी पे रिप्रोडक्टिव होगा, क्योंकि उस जब वेजिटेटिव ग्रोथ होती रहेगी तब तक जो फ्लोरल मेरिस्टेम वाला जो जीन होते हैं, फ्लोरल फ्लावर बनाने वाले, वो एक्सप्रेस नहीं होते, वो साइलेंट फॉर्म में रहते हैं। जब जरूरत पड़ती है तभी वो एक्सप्रेस करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है तुम्हारा all plants organ made up of variety of tissue, their relationship between the structure, cell, tissue, organ, function they perform, can the structural function these are altered, the plant description of zygote, मतलब zygote से ही बनता है। development of sum of the two process that is growth and differentiation। डेवलपमेंट क्या है, सम ऑफ टू प्रोसेस, वही अभी हम लोग पढ़े, डेवलप किसका, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का। द बिगिनिंग इज इसेंशियल एंड सफिशिएंट टू नो दैट द डेवलपमेंट ऑफ मेच्योर प्लांट फ्रॉम जाइगोट follow a precise highly orderly succession
ऑफ इवेंट, मतलब सिक्वेंसली इवेंट होते हैं। जाइगोट होगा, जैसे मेल फीमेल गेमेट फ्यूज होगा, जाइगोट बनाया, जाइगोट फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो फिर क्या डेवलपमेंट में सीड बनाएगा, सीड से फ्रूट, फिर उसके बाद क्या होगा, प्लांट लेड लगेगा, फिर इस तरह जनरेशन होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइज फॉर्म प्रोड्यूस रूट, लीव्स, ब्रांच, फ्लावर, फिर फ्रूट, फिर सीड, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। अगर सीडलिंग करके फिर उसके बाद क्या कर देगा, डाई कर जाएगा। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज द सीड जनरेशन। पहला यही हो गया, सीड जनरेशन होगा। सीड जनरेट व्हेन द फेवरेबल कंडीशन ग्रोथ एनवायरनमेंट सही हो तभी होगा। जैसे कि वाटर बहुत इसेंशियल है ग्रोथ के लिए, तो क्या होगा, जो सीडलिंग होगी उसको क्या करना, वाटर चाहिए। दूसरा फिर क्या चाहिए, क्या, ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट चाहिए। अभी तो फिलहाल इसके लिए क्या होता है, वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्बिबिशन इन सब चीज़ों के लिए। इन एब्सेंस ऑफ सच फेवर कंडीशन सीड नॉट जनरेट, वो जनरेट नहीं करेगा। गोज इनटू द पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ और रेस्ट, वो इस समय से रेस्ट में होगा। जैसे हम लोग सीड को रख देते हैं, चने वाले सीड को या उसको, तो वो ग्रो नहीं करता, वो क्या करता है, चुपचाप बैठ रहा है। जब उसको वाटर में सोक कर देते हैं तो जनरेट करने लगता है। वंस फेवर कंडीशन रिटर्न, जैसे ही आ जाता है, सीड रिज्यूम अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिज्यूम कर लेता है, वो चलने लगता है। In this chapter you shall study the some factor which govern the control of these development proceed. These factor are both intrinsic and extrinsic and intrinsic factor. प्लांट है ये, प्लांट का ग्रोथ होगा तो इसमें दो तरह के फैक्टर इसने बताया कि एक होगा कि बाहर वाले फैक्टर होंगे, जैसे कि क्या हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट हो गया, वाटर वेपर, ये सब चीज़ें हो गए, एक्सट्रिंसिक फैक्टर हो गए। इंट्रिंसिक जो इंटरनल होगा, तो जो डीएनए मेकअप होगा, डीएनए मेकअप का मतलब क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल का जो मेकअप होगा वो हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो हार्मोन्स होते हैं, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, वो होंगे तुम्हारे इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक में कौन कौन आ जाएगा, तुम्हारा आ गया जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक मटेरियल, और दूसरा क्या आ जाएगा, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पीजीआर, हार्मोन जैसे ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, थायलिन, एब्सिसिक एसिड, इसमें टेम्परेचर ये सब कुछ आ जाएंगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं अब। फिर देखो चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला इन्होंने दिया है क्या, देखो वही जो बातें बताते हैं जर्मिनेशन कैसे होता है। सबसे पहले क्या, सीड होती है, सीड जो होती है वो क्या करता है, जर्मिनेट करता है सॉइल में, सॉइल लाइन से कॉटिलिडन हाइपोकोटाइल बनता है, रूट की तरह जाता है। पहले रूट बना, फिर उसके बाद यहाँ से जर्मिनेट करेगा, एक बनाएगा, वो स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे ये होगा ऊपर की तरफ फूला हुआ भाग, हाइपोकोटाइल, जो मूली का हम लोग हाइपोकोटाइल ही खाते हैं, फूला हुआ भाग, तो हाइपोकोटाइल गया, ये फिर जर्मिनेट होने लगा। फिर इसके बाद इपिकोटाइल, फिर यहाँ पे स्टेम, देखो ये सब स्टेम बना, फिर लीफ बना, फिर इस तरह से क्या होगा, ये किसी बीन प्लांट का जर्मिनेशन दिखा रहा है। ग्रोथ अब क्या होती है, ग्रोथ हमने ये बताया कि जो सेल है, सेल अगर नंबर इंक्रीज कर रहा है तो उसको भी ग्रोथ कहेंगे। प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज कर रहा है तब भी क्या करेंगे, डीएनए कंटेंट प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को इंक्रीज कर रहा है तब भी उसको हम क्या कहेंगे, ग्रोथ ही कहेंगे। तो ये इंटरेस्टिंग बात इसमें ये याद रखनी है कि इससे अगर ये बन गया तो इससे ये नहीं बनेगा। मतलब क्या आ गया, ग्रोथ को हम क्या कहेंगे, ग्रोथ जो होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। क्या होती है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब बैक नहीं जा सकती। ग्रोथ इज रिगार्डेड द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ द लिविंग बीइंग, ये ग्रोथ जो होता है। अच्छा एक चीज़ और है, लिविंग नॉन लिविंग में हम लोग पढ़े होंगे कभी कि जो ग्रोथ होती है लिविंग में वो इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। तो ये याद रखना है, ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होती है, लेकिन वहाँ पे ग्रोथ जो होती है बाहर से एक्युमुलेशन होता है, जैसे किसी चट्टान का बनना, फिर उसके बाद क्या होता है कि बहुत से ऐसे हो गए तो उसमें एक्सट्रिंसिक होते हैं, जबकि लिविंग में क्या होता है, ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक होती है, इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है। व्हाट इज ग्रोथ, ग्रोथ इज कैन बी डिफाइंड एज इरिवर्सिबल चेंज, मतलब कि इस वाले ऐसे वाले रिएक्शन, ऐसे नहीं, ये वाला रिएक्शन नहीं, इसको नहीं, ये इरिवर्सिबल चेंज है, एक्स से वाई, वाई से एक्स नहीं जाएगा। परमानेंट इंक्रीज, अगर ये जैसे प्रोटोप्लाज्म बढ़ गया तो ये रिटर्न फिर उसमें नहीं जाएगा। इंक्रीज इन साइज ऑफ एन आर्गन, पार्ट्स या कुछ भी, सेल होगा, आर्गन होगा, चाहे ऑर्गेनिज्म होगा, ये होगा। जनरली ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये कह रहे हैं कि जब ग्रोथ होगी तो जैसे कि डीएनए कंटेंट बढ़ेगा तो डीएनए से डीएनए बनाने के डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो उसमें बहुत ही एनर्जी लगेगी, मेटाबॉलिक एनर्जी लगेगी, जैसे क्या एटीपी लगेगी। डीएनए से डीएनए बनाने के लिए तो साइज बढ़ेगा, प्रोटोप्लाज्म बढ़ेगा, तो वो क्या होगा, ये कह रहे हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जिसमें एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेस पार्टिसिपेट करती है उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। डेट अकर एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी के लिए होती है।
देयर आर देयरफॉर एग्जांपल एक्सपेंशन ऑफ लीफ इन ग्रोथ इज ए ग्रोथ, लीफ का एक्सपेंशन जो है वो क्या है, एक तरह का ग्रोथ है। हाउ डू यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ पीस, ये किसकी बात कर रहे हैं, अभी लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये इम्बिबिशन की बात कर रहे हैं कि क्या वो ग्रोथ होगी, तो कहोगे कि इम्बिबिशन में स्वेलिंग हो जाती है, जैसे ही वाटर कंटेंट, जैसे स्वेलिंग यहाँ वाटर जो यहाँ वाटर का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ लो है, तो इधर से इधर मूव हो जाएगा, और उल्टा अगर हो गया तो इधर से इधर आ जाएगी। तो इम्बिबिशन ग्रोथ को हम लोग ग्रोथ की तरह नहीं कंसिडर करेंगे। तो यहाँ का हाउ डू यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग पीस, कहोगे इसको ग्रोथ की तरह नहीं डिटरमाइन करेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला है प्लांट ग्रोथ आर जनरली इनडिटरमाइंड। ये यहाँ पे लिखे हैं जनरली, मतलब डिटरमाइंड भी होता है, इनडिटरमाइंड होता है, लेकिन जनरली हमको क्या देखना है, एक प्लांट ग्रोथ जो होता है इनडिटरमाइंड होते हैं। प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज, क्योंकि इनडिटरमाइंड का मतलब तो ओपन टाइप का होता है, मतलब ये आगे पढ़ रहे हैं, प्लांट ग्रोथ यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। मतलब उसके पास ऐसी कैपेसिटी होती है जिसको टोटीपोटेंसी सेल कहते हैं, टोटीपोटेंट सेल, टोटीपोटेंसी प्लांट के पास होती है। वो ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि कोई भी प्लांट जो हो, अगर उसका कोई भी एक सेल लेके तो पूरा होल प्लांट बना सकते हो। तो इसका ये मतलब हो रहा है, कह रहा है कि इसके पास यूनिक होगा, ये थ्रू आउट द लाइफ जो होता है ग्रोथ होती रहती है। प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होता है, जो ग्रोथ होती है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है सेल की, वो थ्रू आउट द लाइफ बनी रहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। इसके पास कैपेसिटी होती है इससे। द एबिलिटी टू प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक एट सर्टेन लोकेशन, मतलब लोकलाइज होती है, कहाँ कहाँ होती है, तो सैम होता है, और कहाँ होता है, रैम होता है, और कहाँ होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, यही होता है ना, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इन्हीं सब में होती हैं। तो द सेल सच मेरिस्टेम हैज कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल परप्यूएट दिस प्रोडक्ट, हाउ एवर soon lost the capacity divide such cells make up the plant body। वही वाली बात है कि जो सैम था, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी थी, तो वो क्या करता है, अपने जैसे डिवाइड होगा पीछे डिफ्रेंशिएटेड सेल छोड़ता जाएगा, तो फाइनली क्या करता है, प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाता है, मतलब लेंथ बढ़ाता है, इसको प्राइमरी प्लांट बॉडी कहते हैं। दिस फॉर्म ग्रोथ वेयर न्यू सेल आर ऑलवेज बीइंग एडेड टू द प्लांट बॉडी एक्टिविटी मेरिस्टेमेटिक सेल इज कॉल्ड ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। इसको कहते हैं ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ क्या होती है, तो ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ वो होती है जिसमें जीवन भर ग्रोथ होती रहती है, जीवन भर क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी बनी रहती है प्लांट के उस केस में, उस पार्ट में, किसी पर्टिकुलर पार्ट में, जैसे कि सैम हो गया, चाहे रैम हो गया, चाहे इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो, उसको हम क्या कहते हैं, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ये प्लांट की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहती है, थ्रू आउट द लाइफ वो डिवाइड होता रहता है, ठीक है। हाउएवर सून, ये तो पढ़ लिए हम लोग, प्लांट बॉडी एक्टिविटी मेरिस्टेम कॉल्ड ओपन टाइप ग्रोथ। व्हाट डू यू हैपन इन द मेरिस्टेम सीजे डिवाइड। अगर ये कह रहे हैं कि अगर चलो मेरिस्टेम जो सेल्स हैं अगर कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ ना डिवाइड हो, तो फिर क्या होगा, तो क्या होगा कि और मेरिस्टेम सीज, अगर उसको मेरिस्टेमेटिक सेल जो है अगर सीज कर दें, इसको डिवाइड नहीं करने दें, तो प्लांट बॉडी की स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। फिर उसके बाद डज दिस इवन हैपन, हाँ कब होता है, जब सेंसेंस फेज आने लगता है, तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी धीरे धीरे घटती जाती है और वो मुरझा के प्लांट डाई कर जाता है, तो उस समय ये क्या होती है, एक्टिविटी घटती है। तो वही लाइफ की एंडिंग की बात कर रहा है। यू हैव स्टडीज अबाउट द रूट एपिकल मेरिस्टेम, शूट एपिकल मेरिस्टेम, यू नो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो प्राइमरी जो तो सैम रैम जो बनाते थे, प्राइमरी बॉडी बनाते थे, यही है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ का क्या मतलब, सैम हो और दूसरा क्या हो, रैम हो। सैम और रैम दोनों क्या करता है, ये इधर की तरफ डिवाइड करेगा, इधर की तरफ डिवाइड करेगा और बनाएगा कौन सा, प्राइमरी प्लांट बॉडी। कौन सा बॉडी, प्राइमरी प्लांट बॉडी ऑफ द प्लांट। प्रिंसिपली कंट्रीब्यूट द एलोंगेशन ऑफ द प्लांट्स अलोंग देयर एक्सिस, ये एलोंगेट कर रहा है, लंबा हो रहा है, लेंथ बढ़ा रहा है। यू ऑल्सो नो डाइकोटिलेडोनल प्लांट एंड जिम्नोस्पर्म। डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म प्लांट में लेटरल मेरिस्टेम होते हैं जो साइड वाले होते हैं, जो क्या करता है, गर्थ में बढ़ाता है, सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, तो वो सेकेंडरी प्लांट बॉडी बनाता है। तो उसको क्या कहते हैं, वस्कुलर कैम्बियम एंड कार कैम्बियम। कार कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम अपीयर इन लेटर ऑफ लाइफ। मतलब शुरू में तो पहले चाहे कोई भी प्लांट हो जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो चाहे ना हो, अगर उसमें कैम्बियम है तो प्राइमरी ग्रोथ होगी। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब हो गया कि आगे प्राइमरी प्लांट बॉडी बनेगा। अगर वो प्लांट जिम्नोस्पर्म है या डाइकोटिलेडोनल है, तो वो क्या काम कर रहा है कि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो क्या होता है, कैम्बियम, लेटरल कैम्बियम जो होते हैं, लेटरल मेरिस्टेम,
जो कार कैम्बियम और क्या वस्कुलर कैम्बियम दोनों क्या काम करते हैं, गर्थ में बढ़ाते हैं, उसी को कहते हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ होना। दीज आर मेरिस्टेम डेट काज द इंक्रीज इन गर्थ, वही वाली बात जो अभी पढ़े, आर्गन इन विच दे आर एक्टिव दिस नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ, इसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं हम लोग। तो यही एक दिखाया गया स्ट्रक्चर, देखो ये वस्कुलर कैम्बियम है, इधर इधर डिवाइड करके बढ़ाएगा, इधर इधर बढ़ाएगा, और जबकि ये ऊपर लेके जाएगा, ये नीचे लेके जाएगा, और ये देखो इधर बढ़ाएगा, इधर बढ़ाएगा, इधर। तो ये रूट में भी होगा सेकेंडरी ग्रोथ, सूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ होगा। ये चीज़ को याद रखना है, सूट और रूट दोनों में होता है सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब स्टेम में भी सेकेंडरी ग्रोथ होगा, वस्कुलर कैम्बियम में भी सेकेंडरी ग्रोथ होगा। और सैम और रैम क्या करेंगे, लेंथ ऊपर नीचे बढ़ाने में मदद करेंगे। अब आ जाते हैं बात, कह रहे हैं कि ग्रोथ इज मेजरेबल, तो ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं, तो एक तो हो गया कि फीता लेके नाप दे या मीटर लेके नाप दे उसको, तो एक साइंटिफिक वे बतानी है कि कैसे हम ग्रोथ को मेजर करेंगे। तो ग्रोथ को मेजर करने के लिए बहुत से तरीके दिए गए हैं। हम कैसे करते हैं, वे कर लें, वेट कर लें। तो वेट में क्या क्या ले सकते हैं इसका, तो फ्रेश वेट ले सकते हैं, ड्राई वेट ले सकते हैं, फ्रेश वेट भी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, ड्राई वेट भी ले सकते हैं। एक तो ये हो गया वे कर लें। दूसरा क्या है, ग्रोथ किसी मीटर से जो ग्रोथ का है, जैसे उसको कहते हैं ऑक्जेनोमीटर, ऑक्जेनोमीटर ये ग्रोथ को मेजर करता है, एक मशीन होती है। तो आर का एक, इसमें बहुत से आते हैं, जैसे एक आर का ऑक्जेनोमीटर होता है, उसमें क्या होता है, यहाँ पुली लगी होती है, यहाँ रस्सी होती है, ये प्लांटलेट तुम्हारा है, ये प्लांट की टिप से इसको बांध दिए रस्सी से, और यहाँ पे एक मीटर लगे हुए हैं ऐसे 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 करके। अब जैसे जैसे ये प्लांट बढ़ेगा, यहाँ एक लट्टू की तरह नजर रहेगा, यहाँ बना है, तो जैसे प्लांट बढ़ेगा ये लट्टू नीचे की तरफ आएगा, और ये पुली घूमता रहेगा, पुली जब घूमेगा तो यहाँ रीडिंग बताते रहेगी। इस तरह से हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, किस वे से, ऑक्जेनोमीटर से वेट से मेजर कर सकते हैं, फ्रेश वेट, ड्राई वेट से। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या मेजर कर सकते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म भी बढ़ रहा था ना, तो इसको भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट होता है। प्रोटोप्लाज्म का मेजर करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि उस फ्लूइडिटी जो होती है सेल के साइटोप्लाज्म का कंटेंट करना, वो बहुत एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पाती। तो इस वजह से क्या करते हैं हम लोग, फ्रेश वेट, ड्राई वेट, चाहे आर का ऑक्जेनोमीटर से उससे कर सकते हैं, ये सब क्या कर सकते हैं हम लोग, चेक कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, नंबर में कर लें, तीसरा हो गया नंबर ऑफ सेल्स कर लें, या ऑप्टिकल डेंसिटी, ओडी जिसको कहते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी ले सकते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है कि अगर ये कोई फ्लास्क में कोई सेल ग्रो कर रही है, तो जितना ज़्यादा ये घना होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो करेगा, उसको कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। तो एक इंस्ट्रूमेंट, यहाँ से लाइट पास करेंगे, एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, उससे हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल ओडी निकालते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी निकालते हैं, उससे हम कर सकते हैं। तो सेल का अगर हमको चेक करना है कि वास्तव में ग्रोथ हुई है कि नहीं, तो हम क्या इस टर्म में हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या क्या बात बता रहे हैं इसको ग्रोथ को मेजर करने के लिए। ग्रोथ इज द सेलुलर लेवल ए प्रिंसिपली कंसिक्वेंस इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सबसे पहले तो प्रोटोप्लाज्म बढ़ेंगे। प्रोटोप्लाज्म का मतलब ये हो गया कि उसमें डीएनए कंटेंट जो साइटोप्लाज्मिक जितना भी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, दुगना हो गया, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स उसका भी कंटेंट बढ़ा। सिंस इंक्रीज इन द प्रोटोप्लाज्म इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली, डायरेक्ट इसको मेजर करना कठिन है, इस वजह से इनडायरेक्टली मेजर हम लोग करते हैं। मेजर द क्वांटिटी, सम क्वांटिटी विच मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू इट, वो सही मेजर कर देते हैं। ग्रोथ इज देयर मेजर बाय द वेराइटी ऑफ पैरामीटर, सम ऑफ विच आर इंक्रीज इन द फ्रेश वेट के टर्म में, ड्राई वेट के टर्म में, लेंथ आर का ऑक्जेनोमीटर जैसे था, एरिया कितना एरिया घेरा, वॉल्यूम, सेल नंबर, ये सबसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए हैं एनसीईआरटी ने कि कौन कौन से, एक एग्जांपल है कि कैसे बढ़ते हैं। देखिए, यू मे फाइंड द इमेजिन टू नो द सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम, रैम रूट एपिकल मेरिस्टेम गिव्स राइज मोर देन 17,500 70,500 न्यू सेल्स पर आवर। एक घंटे में ये इतना सेल्स ऐड कर रहा है, मतलब नंबर इसने देखा है। तो साइटोमीटर एक होता है, साइटोमीटर, उससे क्या काम करते हैं हम लोग, सेल का नंबर काउंट, सेल काउंट कर लेते हैं, सेल को काउंट कर लेते हैं। तो साइटोमीटर से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के काउंट कर सकते हैं। रूट एपिकल कैन गिव द मोर देन, इतना हो गया। वेयर एज सेल इन द वाटरमेलन में इंक्रीज द साइज, ये साइज की बात है, जैसे इतना था अब इतना हो गया, तो साइज बढ़ी ना, तो कितना, इतने टाइम्स, मतलब वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि वाटरमेलन में तो कितना टाइम हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया, 3,50,000।
इतने टाइम्स इंक्रीज कर जाता, बहुत ज़्यादा हो गया। तो पहला क्या होगा, सेल के किस टर्म में, हमने नंबर के टर्म में देख लिया, ये नंबर के टर्म में देख लिया। दूसरा क्या है गया, साइज के टर्म में देख लिया, वॉल्यूम बढ़ी। फार्मर इन द फार्मर ग्रोथ इज एक्सप्रेस इन द इंक्रीज सेल नंबर, लेटर इज एक्सप्रेस इन द इंक्रीज इन साइज, हो गया। वाइल ग्रोथ इज द पॉलन ट्यूब मेजर द टर्म लेंथ, लेंथ जैसे कि स्टिग्मा होता है, जो जहाँ पे स्टिग्मा पे गिरता है ये पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन, तो वहाँ पॉलन जर्मिनेशन होता है, तो ये पॉलन ट्यूब की लेंथ अगर मेजर करते हैं तो उस समय क्या करता है कि इंक्रीज करते तो लेंथ मेजर करेगा। और जबकि डार्सी वेंट्रल लीफ का सरफेस एरिया, कितना लीफ जो है कितना चौड़ा हुआ, उससे हम क्या मेजर कर सकते हैं कि कितना एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बढ़ा। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ा था, पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन के लिए कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट था, बोरान, और उसके साथ साथ क्या है, कैल्शियम भी। अब आ जाते हैं फेज ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की कौन कौन से फेजेज होती हैं। तो फेज जो होता है, अगर रूट के टर्म में देखा जाए तो रूट के टर्म में तो देखो 3 तरह के फेजेस बताए गए हैं। ये है तुम्हारा, यहाँ बनाते हैं, ये देखो है, ये रूट है। अब रूट जो होगा, यहाँ पे कोई कैप होगा तो उसको क्या कहेंगे, रूट कैप, इसको क्या कहेंगे, रूट कैप कहेंगे। और यहाँ पे 3 डिफरेंट जोन बन गए हैं, यहाँ 3 डिफरेंट जोन बन गए हैं। ये वाला जोन जो है इसका नाम हो रहा है क्या, मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन। कौन सा जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन। और इस वाले का जो है थोड़ा सा बड़े बड़े सेल्स हो जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, इलांगेशन जोन, इलांगेशन जोन। और इस वाले का जो नाम है, ये जो तुम्हारा एकदम मेच्योर फॉर्म हो गया है, इसका जो है मेच्योर हो गया है, तो इसको कहते हैं मेचुरेशन जोन, मेचुरेशन जोन। अगर ग्रोथ फेज ऑफ ग्रोथ को हमको देखना है रूट के टर्न में, रूट के जो है रूट के टर्न में, तो सबसे पहला जो जोन होगा नीचे वाला, उसको क्या कहेंगे, जो सबसे पहला वाला जोन होगा उसको क्या कहेंगे, मेरिस्टेमेटिक जोन। और दूसरा वाला जो होगा उसको क्या कहेंगे, इलांगेशन जोन। और तीसरा वाला जो है वो तुम्हारा क्या है, वो मेरिस्टेमेटिक, तीसरा वाला मेचुरेशन जोन। अब इन तीनों जोन की खास बात क्या हो, तो सेल जो होता है सबसे पहले किस फेज में रहता है, मेरिस्टेमेटिक सेल में, मतलब ये फास्टली डिवाइडिंग सेल है, मतलब जल्दी जल्दी सेल डिवाइड करेगा। अब ये सेल है, रुका नहीं है, जल्दी जल्दी डिवाइड कर रहा है। जब जल्दी जल्दी डिवाइड करेगा तो इसके सेल वाल की जो जो डिपोजिशन होगी वो मोटी नहीं होने पाएगी, क्योंकि जल्दी रुका हुआ सेल होगा तो उसमें सेल वाल मोटी होगी ना, थिक होगी। यहाँ पे तो क्या सेल वाल होगा, थिन होगी। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में डीएनए कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होगा, डीएनए कंटेंट क्या होगा, हाई, हाई डीएनए कंटेंट। पहली बात हो गई, इसकी बात केवल हो रही है मेरिस्टेमेटिक जोन की, पहली बात। दूसरी बात हो गई, मेरिस्टेमेटिक जोन में और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो इसमें जो होता है मेरिस्टेमेटिक जोन में सेल वाल जो होता है वो प्राइमरी इन नेचर होता है, मतलब थीन होता है। सेल वाल क्या होता है, थीन होता है। थीन का मतलब क्या होता है, प्राइमरी इन नेचर, सेकेंडरी सेल वाल नहीं, प्राइमरी इन नेचर। तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, इसमें ये कह रहे हैं कि मल्टीपल प्लाज्मा डिस्माटा कनेक्शन, प्लाज्मा डिस्माटा कनेक्शन, बहुत से क्या होगा, प्लाज्मा डिस्माटा कनेक्शन बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे एक सेल जो कनेक्शन होता है ये, इसको प्लाज्मा डिस्माटा कनेक्शन कहते हैं। तो डीएनए कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, प्रोटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा रिच होगा क्योंकि डिवाइडिंग सेल है, मल्टीपल प्लाज्मा डिस्माटा कनेक्शन होगा। और लार्ज कॉन्सिपिक्यूअस न्यूक्लियाई होगी, लार्ज कॉन्सिपिक्यूअस न्यूक्लियाई बहुत बड़ा होगा। तो डीएनए कंटेंट हाई होगा, सेल वाल थिन होगा, मल्टीपल प्लाज्मा डिस्माटल कनेक्शन होगा, कॉन्सिपिक्यूअस न्यूक्लियाई होगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर थी किसकी, मेरिस्टेमेटिक जोन के, जो इनमें सेल्स थे उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर थी। अब आ जाते हैं एलांगेशन सेल में। तो वैक्यूल, इस वाले सेल में वैक्यूल या तो न के बराबर होंगे या तो बहुत ही मतलब लेस डेवलप होंगे। तो लेस वैक्यूल डेवलप, या अगर लेस डेवलप्ड वैक्यूल, या फिर क्या कहेंगे कि एब्सेंट वैक्यूल्स आर लेस डेवलप या क्या हो गए, और एब्सेंट यहाँ पे होगी। आगे बढ़ते हैं एलांगेशन। अब ये थोड़ा रुकेगा, एलांगेशन मतलब एलांगेट होगा, बड़ा होगा, थोड़ा फैलेगा ना।
तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे पहली बात हो जाएगी कि ये जो होगा इंक्रीज कर देगा क्या, वैक्यूलाइजेशन। पहला हो गया वैक्यूलाइजेशन। वैक्यूलाइजेशन जो होगा उसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, वैक्यूलाइजेशन, वैक्यूलेशन कर लो, वैक्यूलेशन इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा कि इसमें जो होगा सेल का, जिसका नाम ही है एलोंगेशन फेज, तो सेल जो होगा इलांगेटेड हो जाएगा, इलांगेटन या इनलार्जमेंट, इनलार्जमेंट, सेल का क्या होगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा। तीसरा जो होगा इसमें न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, न्यू, अब रुक रहा है ना तो इसलिए डिपोजिशन बढ़ता जा रहा है, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, डिपोजिशन, ये बात होगी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये थी, क्या थी इसकी, क्या थी, डीएनए कंटेंट हाई थे, न्यूक्लियस कंस्पिक्यूअस थे, और ये सब में क्या है वैक्यूलेशन लेस या अब्सेंट थे, यहाँ पे वैक्यूलाइजेशन हो गया, बड़ा हो गया। वैक्यूल की वजह से तो होता है ना, बड़ा होता है, उसकी टोनिसिटी मेंटेन रखती है। आ गए मैच्योरेशन जोन में, तो मैच्योरेशन जोन की खास बात ये होती है, मैच्योरेशन जोन मैच्योर हो गया, मतलब कि अब वो फर्दर डिवाइड नहीं करेगा, तो फुल्ली जितना ग्रो होना था सेल को ग्रो हो गया, मतलब अब इससे ज़्यादा क्या होगा, मैक्सिमम साइज ये अटेन कर लिया, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये कहोगे कि अटेन मैक्सिमम साइज, इस वाले में जितने भी सेल होंगे अटेन देयर मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज, मैक्सिमम साइज अटेन कर लिया। दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, सेल वॉल क्या होगा, बहुत थिक हो जाएगा, थिक सेल वॉल, थिक सेल वॉल। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोटोप्लाज्म का जो मॉडिफिकेशन था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये सारी बातें हो गई, ये हमको समझना है। तो 3 जोन है, पहला मेस्टमेटिक जोन, दूसरा एलांगेशन जोन, तीसरा मैच्योरेशन जोन। पहले इसमें कुछ ऐसे होते हैं, जैसे मेस्टमेटिक जोन में, मैच्योरेशन जोन में ही कुछ सेल्स होते हैं जैसे ट्राइकोप्लास्ट सेल कहते हैं, उससे से रूट हेयर निकले होते हैं। तो ये बात की बात है, एनसीईआरटी से नहीं है वो, तो उसको हम लोग बाद में देख लेंगे अगर देखना होगा तो। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इनकी बातें जो ये कह रहे थे। डिवाइड इनटू 3 फेज, नेमली मेस्टमेटिक, एलांगेशन, मैच्योरेशन जोन। लेट अस द अंडरस्टैंड द बाय लुकिंग द रूट टिप, कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल, मतलब रूट टिप पे जो होगा वहाँ, यहाँ कौन सा जोन होगा, वो कौन सा होगा, मेस्टमेटिक जोन होगा। रूट एपेक्स पे, शूट एपेक्स पे रिस्पेक्टिवली मेस्टमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ। द सेल्स रीजन रिच इन प्रोटोप्लाज्म, सही बात है, डीएनए कंटेंट हाई होगा, प्रोसेस लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियाई, सेल वाले प्राइमरी नेचर, थिन सेलोजिक विथ एबंडेंटेड प्लाज्मा डिस्मार्टल कनेक्शन। द सेल एज प्रॉक्सिमल जस्ट अवे, उसके जस्ट बाद वाले जो जोन होंगे उसको क्या कहते थे, एलांगेशन जोन। तो वो क्या क्या जोन आर रिप्रेजेंट द फेज ऑफ एलांगेशन। इंक्रीज वैक्यूलाइज, वैक्यूल बढ़ता है, सेल एनलार्जमेंट होता है, नंबर ऑफ सेल डिपोजिशन हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक सेल इन दिस फेज। फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स क्या होगा, मोर प्रॉक्सिमल फेज ऑफ एलांगेशन, लाई पोर्शन एक्सिस विच अंडरगो फेज ऑफ मैच्योरेशन, फिर मैच्योरेशन में आ जाएंगे। ये जो होगा मैक्सिमम साइज अटेंड कर लेगा, थिकनिंग सेल वाल की जितनी होनी थी हो गई, जितना प्रोटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन होना था वो हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, जो होगा अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ग्रोथ की रेट। भाई ग्रोथ तो हो रही है, तो ग्रोथ की रेट हम कैसे मेजर करेंगे। तो ग्रोथ की रेट जो होती है मेजर करने के लिए वो कई टेक्निक्स है, हम लोग पता किया था कि कैसे है। कंटेंट हम टाइम के साथ, अगर इसको रेट का मतलब होगा किसी भी चीज़ की जो डिवीजन हो रही है वो टाइम के साथ कितने तेज हो रही है। तो इसको 2 भागों में हम लोग समझ सकते हैं, 2 तरह से समझ सकते हैं। एक तरह का होता है एरिथमेटिक ग्रोथ, दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल। अब मान लो जैसे एक सेल है ये, तो ये डिवाइड कर रहा है, तो ये अच्छी बात है, 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 से 2 सेल हो गए। 2 सेल के बाद क्या कहता है, ये कहता है कि ये वाले जो सेल्स हैं इसको अब आराम दे दो, इसको क्या कर दो, मैच्योर कर दो। तो मैच्योर सेल तो डिवीजन में जाएगा नहीं, ये अब मेस्टमेटिक सेल होगी, यही वाली केवल ये मैच्योरेशन में चली जाएगी, और ये क्या कैसा हो जाएगा, मेस्टमेटिक हो जाएगी। फिर ये फर्दर यही डिवाइड करेगी, अब ये डिवाइड करेगी, तो फिर कितने सेल बनाएगी, 2। अब ये फिर चली गई किसमें, मैच्योर में, और ये फिर क्या हो गया, मेस्टमेटिक। हर बार जो है केवल 1 सेल ऐड हो रहा है, हर बार 1 सेल ऐड हो रहा है, इसको कहते हैं एरिथमेटिक ग्रोथ। ये जो ग्रोथ की रेट है टाइम के साथ क्या हो रही है, 1 केवल ऐड हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पे ये था तो 1 ऐड हुआ यहाँ, फिर 1 ऐड हुआ, एरो से ही देख लो, 3 था, फिर यहाँ क्या होगा, 4 हो गया, ऐसे ऐसे करके इसको होगा। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है, जैसे एक जाइगोट बना, 1 से 2, 2 से फिर क्या हो गया, 4 हो जाएंगे, 4 से फिर क्या होगा, 8। मतलब सारे सेल्स, कोई भी मैच्योर नहीं हो रहा है, सभी मेस्टमेटिक सेल्स हैं, 1 का 2, ये बहुत तेज इंक्रीज करेगा साइज में। देखो यहाँ पे 1 से 2, 2 से 4, एकदम ऐसे बढ़ता जाएगा, और ये बेचारा इतना ही बढ़ रहा था।
तो ग्रोथ अगर पूछा जाए कंटेंट में ज़्यादा करना है तो कौन सी ग्रोथ सबसे बेस्ट होगी, तो कहोगे कि ज्योमेट्रिकल ग्रोथ जो थी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। अब पूछा जाए कि प्लांट के केस में कौन सी ग्रोथ होती है, अर्थमेटिक ग्रोथ होती है कि ज्योमेट्रिकल, तो आपको ये आंसर देना है कि दोनों होती है। जब जैसी चीज़ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उस तरह से उस तरह का ग्रोथ होती है। अगर अर्थमेटिक की ज़रूरत पड़ रही है तो अर्थमेटिक, कहीं कहीं ज्योमेट्रिकल होती, ज्योमेट्रिकल होगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो दोनों करता है प्लांट साइंस। मोस्ट प्रेफरेबली जो ज्योमेट्रिकल हो तो बहुत कॉमन टाइप का है और हर जगह पाया जाता है ज्योमेट्रिकल। अर्थमेटिक क्या होगा, जब डिफरेंशिएशन की बात आएगी, जो मैच्योरेशन होगा ना, जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स से फिर ये क्या मैच्योरेशन, तो मैच्योरेशन के लिए जब जाना होगा तो अर्थमेटिक की तरफ हो जाएगा। समझ गए हैं। तो ग्रोथ जो होगी रेट इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाएगा, किसमें, ज्योमेट्रिकल में नंबर बहुत तेज बढ़ेगा। अब जैसे कि मेल फीमेल गैमेट जब फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है। तो एक सी जो इसमें डायग्राम दिखाया गया है, ध्यान से देखो, सी क्या था, जाइगोट था। यहाँ पे जो सी है वो क्या दिखा रहा है, जो सी ग्राफ है, सी ग्राफ दिखा रहा है कि जाइगोट है। जाइगोट क्या कर रहा है कि डिवाइड कर रहा है। अब देखो यहाँ पे सी है, ये जाइगोट है, तो जाइगोट पहले मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो था फ्यूज किया, फ्यूज करने के बाद क्या हुआ, ये जाइगोट बना। ये जाइगोट डिवीजन करेगा तो 1 से 2, फिर क्या होगा 2 से 4 सेल, 4 से फिर 8 सेल, ऐसे बनता जाएगा। तो ये तो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ कर रहा है। लेकिन जब एक पर्टिकुलर आ गया तो अब ये कुछ आर्गन का फॉर्मेशन करेगा, डिफ्रेंशिएशन करेगा, कुछ ऐसा करेगा कि कुछ जैसे एपिडर्मिस बनाना होगा, कुछ इस तरह के सेल्स बनाने होंगे। तो यहाँ तक तो क्या किया, ज्योमेट्रिकल फेज किया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये जो सेल्स थे डिवीजन के लिए, जबकि ये लॉस कर दिए डिवीजन के लिए, तो क्या कर दिया यहाँ पे अर्थमेटिक। तो दोनों हुआ ना, ज्योमेट्रिकल और अर्थमेटिक। तो इस स्टेज ऑफ ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट शोइंग ज्योमेट्रिकल, ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो कौन सी ग्रोथ होती है, ज्योमेट्रिकल होता है कि अर्थमेटिक। कहोगे कि दोनों होता है, ज्योमेट्रिकल भी होता है, अर्थमेटिक भी होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बात ये। तो प्लांट के जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है तो उसमें दोनों होता है। मोस्ट फ्रिक्वेंट तुम्हें जो मिलेगा वो मिलेगा क्या, ज्योमेट्रिकल वाला ग्रोथ मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों का ग्राफ दिखाया कि कैसे ये होगा। तो जाहिर से कि ज्योमेट्रिकल वाला कुछ उस तरह से आएगा और अर्थमेटिक वाला कुछ दूसरी तरह से आएगा। ये एक ग्राफ बनाया है कि अर्थमेटिक वाले के लिए कि कैसे ग्रोथ होती है। तो यहाँ इन्होंने शुरू किया कि किसके किसके बेस में, टाइम और हाइट ऑफ प्लांट के, ये हाइट ऑफ प्लांट की और टाइम में, कितने टाइम में ये हाइट यहाँ तक अटेंड की है, इसी को बता रहे हैं। जैसे एक पौधा यहाँ पे था और दूसरा ये पौधा यहाँ पे यहाँ था। अब यहाँ ये कहा गया कि ये जो है कौन सा ग्रोथ कर रहा है, अरिथमेटिक। ये कौन सी ग्रोथ कर रही है, अरिथमेटिक ग्रोथ कर रही है। तो अरिथमेटिक रेट से अगर ये इसकी हाइट मान लो 2 मीटर थी और इसकी हाइट जो है मान लो 10 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अरिथमेटिक ग्रोथ के रेट से लोगे तो क्या इतने टाइम, कितना टाइम लगेगा, रेट क्या है, अरिथमेटिक रेट क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, टाइम के साथ इसका क्या कर देंगे, हाइट के रिस्पेक्ट में मेजर कर लेंगे। तो इनिशियल टाइम, इनिशियल हाइट क्या थी, हाइट ऑफ प्लांट कितना थी, 2 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लेंथ में L लिख देंगे। और मैक्सिमम हाइट कहाँ है तुम्हारा, ये मान लो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट, तो ये हो गया L। तो L शुरू में, तो उसको हम क्या लिख देंगे, L0। शुरू में लेंथ कितनी थी, इतना, L0। और दूसरा फिर क्या कर लिख दे रहे हैं, L आफ्टर कुछ टाइम के बाद, मतलब हाइट यहाँ से हम मेजर कर रहे हैं क्योंकि सीडलिंग वुडिंग को नहीं कंसिडर कर, इसलिए इतना छोड़ दे रहे हैं। L आफ्टर T टाइम के बाद कितना हो गया है, तो यहाँ पे लिख दिए। तो मैक्सिमम हाइट कितनी थी तुम्हारी, 10 सेंटीमीटर। अब मिनिमम कितनी थी, 2 मीटर, यहाँ 10 मीटर थी और यहाँ पे 2 मीटर थी। ये हो गया हमारा। तो सबसे पहले हम अगर टोटल ग्रोथ देखा जाए तो LT इक्वल टू L0, मतलब मिनिमम वाला ग्रोथ था, मिनिमम वाला। अब प्लस इसमें कुछ न कुछ और होगा जो रेट बढ़ा होगा। L टोटल क्या होगा, टाइम के साथ एट अ टाइम T में L प्लस कुछ यहाँ पे होगा, वो क्या होगा। तो इन दोनों के बीच में एक स्लोप आ रहा है, वो क्या होगा, रेट होगा R क्या होगा, उसको क्या कहेंगे, ग्रोथ रेट। क्या कहेंगे, ग्रोथ रेट। तो ये एक तरह का स्लोप है जो R है, R रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से जब हम इसका फार्मूला देखेंगे तो LT इक्वल टू L0, सही है, यहाँ तक सही है, प्लस RT। R क्या है, R क्या ग्रोथ रेट है, मतलब जो ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, या एलांगेशन पर यूनिट टाइम है, एक यूनिट में कितना एलांगेट हुआ यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये 2 से 10 तक पहुँचने में कितना टाइम लगा है, ग्रोथ रेट है, क्या रेट थी, एलांगेशन पर यूनिट टाइम में कितना लगा, ये हो गया। तो इस तरह से इसका जो फार्मूला हो जाएगा LT इक्वल टू L0 मिनिमम
ये मिनिमम लेंथ हो गया एट टाइम 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर, ये एट टाइम हो गया, आर जो गया ग्रोथ हो गया, टी हो गया क्या हो गया टाइम हो गया, टी क्या हो गया टाइम हो गया। तो इस तरह से हम क्या काम करते हैं कि इस फॉर्मूले को याद कर लेते हैं। तो इसको याद कर लेना है। यहाँ पे देखो ये बताया भी है कि द ग्रोथ रेट इज सो इंक्रीज मे बी अर्थमेटिक या ज्योमेट्रिकल। देखो दोनों हो सकता है। अर्थमेटिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक डिवीजन ओनली वन आफ्टर कंटिन्यूस डिवाइडिंग विद डिफरेंशिएट मेच्योर, एक डिफरेंशिएट होकर मेच्योर हो जाएगा। द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अर्थमेटिक ग्रोथ इज द एग्जाम्पलिफाइड रूट एलांगेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम ये पूछा जाता है कि बताओ किसका एग्जाम्पल दें, तो कहोगे रूट का जो एलांगेशन होता है, रूट एलांगेशन वो क्या है बेस्ट एग्जाम्पल अर्थमेटिक मीन को, अर्थमेटिक ग्रोथ को देखने के लिए। कांस्टेंट रेट में इसी तरह होता है। तो ये फार्मूला होता है। लेट अस सी हाउ हैपन द ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। अब ज्योमेट्रिकल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। वो तो बहुत तेज ग्रोथ करता है, इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा मतलब संख्या में वो करेगा। तो अर्थमेटिक वाले को, सॉरी ज्योमेट्रिकल वाले को हम लोग देख रहे हैं। ज्योमेट्रिकल वाले में जैसे दो, एक का दो, दो का चार बनेगा। जब चार बनता है, जब ज्योमेट्रिकल वाले में जब चार बना, चार का फिर 8 बनेगा। तो इस तरह से अगर जब ग्रोथ जाती है तो उस वाले में, जो पहले वाले में था, हम लोग कैसा ग्रोथ पाए थे, लीनियर ग्रोथ पाए थे। कैसा ग्रोथ पाए थे, लीनियर। और इस वाले में हम क्या कैसे ग्रोथ पाएंगे, सिग्मोइड कर्व पाएंगे। उसका जो कर्व था वो कैसा था, लीनियर कर्व था, और इसका जो कर्व होगा वो कैसा होगा, सिग्मोइड होगा। तो ये है, देखो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे ये रहा ग्रोथ का कर्व इसका। हाँ ये रहा। ये बनता कैसे है, तो देखो ध्यान से, अगर इस सिग्मोइड का समझना हो तो एक बंद फ्लास्क है। इसमें तुमने क्या किया, कुछ बैक्टीरिया या टिश्यू कल्चर का कुछ टिश्यू रखा। शुरुआत में जैसे ही इसमें न्यूट्रिएंट मीडिया था, न्यूट्रिएंट मीडिया जो उसको खाते पीते हैं, ये कोई बैक्टीरिया था, कोई ऑर्गेनिज्म एक्स था, ये ग्रो करेगा। जैसे ही इसमें डाले तो मान लो जैसे ही डाले तो 2-4 मिनट के लिए, कुछ समय के लिए ये क्या करेगा, अपने आप को एक्यूमुलेट करेगा। ये बैक्टीरिया जो होगा इस न्यूट्रिएंट मीडिया में अपने आप को एक्यूमुलेट करेगा। उस समय 1 से 2 नहीं होगा, मतलब ग्रोथ नहीं बनेगी। उस फेज को हम लोग यहाँ गैप कहते हैं, लैग। मतलब देखो यहाँ टाइम बढ़ता गया, टाइम इतना ले लिया एक्यूमुलेट खाली करने में कि न्यूट्रिएंट मीडिया को समझने में। आगे फिर बढ़े, जैसे ही समझ गया, न्यूट्रिएंट मीडिया एक्यूमुलेट किया, अपने जो न्यूट्रिएंट मीडिया था उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो एंजाइम्स बनाना शुरू कर दिया। अब ये क्या किया कि तेज़ी से बढ़ना शुरू किया, 1 से 2, 2 से 4, मतलब ये सभी सेल डिवाइड करने लगे। उसको कहते हैं बहुत तेज हो रहा है, तो कहें एक्सपोनेंशियल फेज, या इसका दूसरा नाम है लॉग फेज, लॉगरिथमिक ग्रोथ हो रही है। तो लॉग फेज हो गया, एक्सपोनेंशियल बढ़ता गया बढ़ता गया। अब एक समय आया कि इसको कमी होने लगी। किस किस चीज़ की कमी होने लगी, तो फूड, ये बंद था फ्लास्क, तो फूड की कमी, क्योंकि सारा फूड तो ये यूटिलाइज कर लिए प्रोडक्ट बनाने में। और दूसरा क्या होगा, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हो गई, तो स्पेस की भी तो कमी हो गई, फूड और स्पेस की कमी होने लगी। तो धीमे 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 क्या होगा, जितना बन रहे हैं उतना, जितना बनेंगे बैक्टीरिया नहीं हो उतने मरेंगे भी, इस तरह की कंडीशन आ जाएगी। तो ये स्टेशनरी हो जाएगा, मतलब एकदम रुक जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा। तो यहाँ से जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, स्टेशनरी फेज होगा। अगर इस समय भी हम इसको नहीं हटाते हैं, किसको, ये जो कंटेनर है, तो ये क्या करेगा, जब इस समय भी नहीं हटाते हैं तो ये क्या काम करेगा, ये नीचे की तरफ शिफ्ट करने लगा। और उस फेज को कहते हैं हम लोग क्या, डिक्लाइन फेज, डिक्लाइन फेज या सेंसेंट फेज या डेथ फेज। तो ये डिक्लाइन फेज आएगा। तो लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, चौथा क्या होता है, डिक्लाइन फेज हो गया। तो इस तरह से 4 फेजेस हम लोग ग्रोथ को बांट सकते हैं। यहाँ पे क्या ले सकते हैं, साइज भी ले सकते हैं, वेट ऑफ आर्गन भी ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, या कोई भी ले सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर देखा जाए इसमें मैक्सिमम जो ग्रोथ हुई है किस टाइम में हुआ, इसी टाइम में, जो ये है इसी टाइम में होती है मैक्सिमम ग्रोथ, इसलिए इसको एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं या लॉग फेज कहते हैं। स्टेशनरी में जितना बन रहे हैं उतना मर रहे हैं, तो इस तरह का हो गया। इसको समझना हो तो इनिशियल जो होगा, मान लो वेट के टर्म में लें, तो अगर हम यहाँ भी ये देखें कि इनिशियल जो वेट थी इसकी, वेट के टर्म में, हमें नंबर की बात थी, इनिशियल वेट थी जो तुम्हारा क्या था, W0 वेट W से, और जो ये फाइनल वेट आई है तुम्हारे यहाँ क्या है, W1। तो जैसे उसमें था, तो फाइनल वेट एट अ टाइम कितने पे, यहाँ पे टाइम हो जाएगा जितने टाइम पे ये आई होगी। तो इसका जो फार्मूला होता है, लॉगरिथमिक ग्रोथ होती है, तो इसमें लॉगरिथमिक का फार्मूला लगता है कि W1 मतलब ये क्या हो गया, फाइनल जैसे उसमें था W1, W0 तो रहेगा ही, उसमें e के पावर RT हो जाएगा, बस यही अंतर है।
तो आर क्या है, ग्रोथ रेट जैसे उसमें था, टी क्या है, टाइम ऑफ ग्रोथ हो गया, ई द बेसिक लॉगरिथम ये आया था। ये आया था तुम्हारा नीट 2021 में, इस बार जो लास्ट वाला नीट हुआ था 2021 में ये आया था क्वेश्चन। ई क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ई क्या है, लॉगरिथमिक ग्रोथ है। इसको पढ़ लेते हैं कि विच आर द फॉलोइंग इनिशियल ग्रोथ स्लो लैग फेज, स्लो फेज है, लैग फेज एकदम स्लो फेज है। लॉग फेज देखो यहाँ लिखा भी एक्सपोनेंशियल फेज। हियर बोथ प्रोग्रेस माइटोटिक सेल डिवीजन रिटेन एबिलिटी डिवाइड कंटिन्यू टू डू सो, हाउएवर विद द लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई हो गया लिमिटेड, और क्या हो जाएगा, स्पेस की भी कमी होगी। तो इफ वी प्लॉटेड द पैरामीटर टिपली की सिग्मोइड कर्व, ये जो कर्व है तुम्हारा क्या है, सिग्मोइड है, और जबकि वो वाला कर्व क्या था, लीनियर कर्व आता है। देखो ये लीनियर ग्रोथ कर्व, और ये क्या है, सिग्मोइड या एस शेप आता है आंसर। कैस्टल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉलो सेल टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ ए प्लांट, कैन यू थिंक द मोर सिमिलर एग्जांपल, इसका कुछ और एग्जांपल बता सकते हो जिसका सिग्मोइड है। तो अभी बताया कि बैक्टीरियल का ग्रोथ भी देखते हैं तब भी सिग्मोइड आता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ देखते हैं जनरली ऐसा ही होता है। और अगर बैक्टीरियल के अलावा अगर देखा जाए टिश्यू कल्चर वाली ग्रोथ में भी तो यही चीज़ आएगी। व्हाट काइंड ऑफ कर्व यू एक्सपेक्टेड ट्री शोइंग सीजनल में, ये भी सिग्मोइड ही आएगा। वन सच एक साइंटिस्ट है, इन्होंने ये किया था, इसको सिग्मोइड एस से भी आएगा। तो ये है पूरा तुम्हारा, जहाँ पे ये सब सारी बातें लिखी गई हैं कि क्या कैसे वो था फार्मूला कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव कैसे ग्रोथ को कंपेयर करते हैं। देखो ग्रोथ को कंपेयर करना है दो पत्तियों में, जैसे ये एक पौधा, एक प्लांट लीफ है, एक ये लीफ है। 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर पर जो इसकी एरिया थी, लेकिन अब ये कितना हो गई, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 से 10 अगर गया, 10 तो कितना बढ़ा, ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा। ये 50 था, बढ़ा कितना, 55 माइनस 50 कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का जो ग्रोथ हुआ है, मतलब वो देखा जाए अब्सोल्युटली, ये अब्सोल्यूट जो इसका ग्रोथ था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इसका भी क्या है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अगर रिलेटिव देखा जाए तो रिलेटिवली देख रहे हो ये इतना एरिया बढ़ रहा है, और जबकि ये इतनी एरिया बढ़ रहा है। तो अगर ग्रोथ केवल पर्टिकुलर अपने इंडिविजुअल का देखना हो कि कितने से कितना चेंज हुआ, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ। ये भी एब्सोल्यूट ग्रोथ दिखा रहा था, लेकिन अगर दोनों का कंपेयर कर दिए ए और बी का, तो उसको कहते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव ग्रोथ रेट। अगर दोनों का देखा जाए तो 5 में से अगर 5 था, 10 बढ़ा, मतलब 5 और बढ़ा, तो कितना हो गया, बहुत मतलब इसके कंपेयर में ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज बढ़ गया ना, लगभग क्या 100% बढ़ गया। कहो 5 से 10 हो गया, और यहाँ पे केवल 5 बढ़ा है, 55 का केवल क्या बढ़ा है, 5, मतलब लगभग 10% के आसपास क्या होगा, ये बढ़ा हुआ है। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ हो रही है, इसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा है। तो ये दो टर्म हम लोगों ने यहाँ समझा, अब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और दूसरा क्या होगा, रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट जब होगा तो हम कंपेयर करेंगे दोनों का और देखेंगे किस में ज़्यादा हो रही है, ये एरिया देख के। तो इस तरह से हम पता कर लेंगे कि कौन सा अब्सोल्यूट हुआ है कि रिलेटिव होता है। देख लो यहाँ पे क्वांटिटेटिव कंपेरिजन बिटवीन द ग्रोथ लिविंग सिस्टम कैन बी आल्सो 2 वे। मेजरमेंट द कंपेरिजन टोटल ग्रोथ पर यूनिट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट, मतलब टोटल ग्रोथ कितना हुआ, 5 यहाँ 5 यहाँ। द ग्रोथ ऑफ गिवन सिस्टम पर यूनिट एक्सप्रेस एज ए कॉमन बेसिस पर यूनिट पर पैरामीटर कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ। दोनों का कंपेयर करेंगे तो ये होगा, जैसे ये फिगर में यही दिया है। आगे है कंडीशन फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो ग्रोथ के लिए कंडीशन सब कुछ भरा होना चाहिए। तो 2 फैक्टर थे, कौन कौन सा है, एक्सट्रिंसिक और दूसरा क्या था, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वाले में क्या था, जेनेटिक मटेरियल, और क्या था, डीएनए का मेकअप जैसा था वो था। दूसरा था पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। एक्सट्रिंसिक वाले में क्या था, वाटर, बिना वाटर के तो कुछ होना ही नहीं है। ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये सब चीज़ें चाहिए, और वो भी ऑप्टिमम कंडीशन में, कंसंट्रेशन में, नहीं तो फिर नहीं वर्क करेगा। नेसेसरी फॉर ग्रोथ, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट, वेरी इसेंशियल एलिमेंट चाहिए। उसके बाद एनलार्जमेंट होगा, टर्न रिक्वायर वाटर। ट्रेजिडिटी ऑफ वाटर, ग्रोथ के लिए सेल को जो है एक्सपैंड बड़ा होना है, तो पता है ना पोटेशियम होता था, ट्रेजिडिटी मेंटेन करती थी, इसी की वजह से स्टोमेटा ओपन होते थे। पोटेशियम आयन इन होगा तो क्या करता था, ट्रेजिडिटी मेंटेन करता था। तो इस तरह से क्या है, हम देख रहे हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं जो है ये मदद कर रहा है, ये है जो आयंस जो है कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं, किस बात के लिए, एक्सपेंशन के लिए। सेल के एक्सपेंशन का मतलब हो गया कि क्या, सेल के एनलार्जमेंट, सेल के ग्रोथ के लिए।
दस द प्लांट ग्रोथ एंड फर्दर डेवलपमेंट इनिशियली लिंक्ड विद द वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट। अगर ट्रेजिडिटी नहीं होगा, सेल एक्सपेंशन नहीं होगा तो डिवाइड नहीं होगी। वाटर आल्सो प्रोवाइड मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। बहुत से इंजाइम जो होते हैं मतलब मोस्टली सभी इंजाइम जो होते हैं वो बिना वाटर के रिएक्ट नहीं करेंगे, वहाँ वहीं काम करते हैं। ऑक्सीजन हेल्प इन द मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन, जो अभी हम लोग रिस्पायरेशन इन हायर प्लांट पढ़े थे। न्यूट्रिएंट भी चाहिए, माइक्रो वो भी ऑप्टिमम कंडीशन में चाहिए। अगर कमी हुई तो डिफिशियंसी सिम्टम दिखेंगे, अधिकता हुई तो टॉक्सिसिटी दिखेंगे। इन एडिशन एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैव ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, और ये सब तो है ही है जो अभी पढ़ने। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ लाइन लिखी, इन्वायरमेंटल सिग्नल सच लाइट एंड ग्रेविटी आल्सो अफेक्ट द फेज ऑफ ग्रोथ एंड सर्टेन फेजेज। इसका ये मतलब होता है केवल लाइट ही नहीं इंपॉर्टेंट है। अगर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आ जाए कि क्या ग्रेविटी का रोल होता है प्लांट के ग्रोथ में, तो कहोगे यस, ग्रेविटी का भी होता है और लाइट का भी होता है रोल, जो डिफरेंट स्टेजेज हैं ग्रोथ में। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, ग्रेविटी के साथ लाइट के साथ ग्रेविटी भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसके लिए? ग्रोथ के लिए। तो ये था तुम्हारा कंडीशन ऑफ ग्रोथ, कौन कौन सी कंडीशन लगी। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे आगे है जो डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन क्या होता है और री डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखो इसको लाइन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि कैसे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और ये सब होता है। देखो जैसे ये कोई सेल है, ये पहले जाइगोट था, जाइगोट क्या था, डिवाइड हुआ, डिवाइड होकर बहुत सा सेल्स बना लिया। तो ये जो था सारे जो सेल्स थे वो क्या थे, मेरिस्टेमेटिक सेल्स थे। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स जैसे ही हुआ तो ये थोड़ा बड़ा हुआ। अब बड़ा होने के बाद क्या हुआ, कुछ इसके सेल्स जो थे वो क्या काम कर रहे हैं कि कुछ इसके सेल्स जो थे डिफ्रेंशिएट होके मेच्योर सेल्स बना लिए। उस सेल्स को जो मेच्योर हो गए उसको हम क्या नाम देते थे, उसको देते थे मेच्योर सेल। क्या नाम देते, मेच्योर सेल, या इसको कहेंगे कौन सा सेल, डिफ्रेंशिएटेड सेल, डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, उसको क्या कहेंगे, डिफ्रेंशिएटेड सेल। अब ये जो मेच्योर हुआ है, जो अलग हुआ है, वो है क्या, और अंदर तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, या कुछ सेल्स क्या हो रहे हैं कि मेच्योर होके अलग बन जा रहा है सेल, वो क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। उसको क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएट हो गया अपने से पुराने वाले से। तो पहले मेरिस्टेमेटिक सेल्स था, उसमें क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया, तो कुछ सेल्स जो है नए बन गए। अब नए सेल तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन हुआ। तो डिफ्रेंशिएशन होने के बाद क्या हुआ, ये कुछ सेल्स नए बन गए। जो नए सेल्स बने ये हो सकता है कि पैरेनकाइमेटस सेल्स हो। कैसा सेल्स हो, पैरेनकाइमेटस सेल्स हो। तो डिफ्रेंशिएशन के बाद कौन सा सेल्स बनते हैं बताओगे, कहोगे कि पैरेनकाइमेटस सेल्स बन गए, वो क्या हो गया, तुम्हारा डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब ये पैरेनकाइमेटस सेल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो पैरेनकाइमा जानते हैं बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये कहाँ पे होते हैं, पिथ में होता है। पिथ के अलावा फिर क्या होता है, कहाँ पे, जाइलम, फ्लोएम, ये सब प्राइमरी जाइलम फ्लोएम में, प्राइमरी जाइलम फ्लोएम में, इन सब में होते हैं। उसके अलावा ये पैरेनकाइमा कहाँ होते हैं, कॉर्टेक्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर उसके बाद क्या होते हैं, मेडुलरी रे में होते हैं, मेडुलरी रे में, ये हो गया। ये सब जो होते हैं और कहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर, रूट में भी होता है, स्टेम में होता है, ये सब होते हैं। तो ये जो है ये क्या बना रहे हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स कहाँ से बना है, डिफ्रेंशिएशन होने के बाद। अब इसी जो डिफ्रेंशिएशन हुआ पैरेनकाइमेटस सेल्स का, इसका फिर से क्या हो जाए, डी डिफ्रेंशिएशन हो जाए। क्या हो जाए, इसको फिर से जो डिफ्रेंशिएट हुआ था पैरेनकाइमा से, फिर से इसका जो हो गया मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में आ जाए। तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में जब आ जाएगा उसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे, डी डिफ्रेंशिएशन हो गया। जब मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज में आ जाएगा, जो डिफ्रेंशिएट हुआ था वो फिर से डी डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब ये आ जाएगा जो भी चीज़ बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट बना। तो इसमें हम लोगों ने देखा, जैसे यहाँ पे हम लोग अलग से देख लेते थोड़ा और अच्छे से। जैसे देखो ये तो तुम्हारा पूरा सेल था, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ में थी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि कुछ पैरेनकाइमेटस सेल्स बने, जिसमें क्या क्या था, तो मेडुलरी रे था, और ये था प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, ऐसे बना, ऐसे बना। और यहाँ पे जो था तुम्हारा ये प्राइमरी नेचर के जो थे जाइलम फ्लोएम बना हुआ है, ये बना है। यहाँ पे ये जो रीजन है इसको कहते हैं मेडुलरी रे। तो ये कैसा था,
काइमेटस था। कैसा था? पैरेनकाइमेटस था। मेडुलरी रेज जो था वो कैसा था? पैरेनकाइमेटस था। सेंटर में जो था पिथ था, पिथ भी कैसा था? पैरेनकाइमेटस था, काइमेटस। ठीक है। अब ये क्या हुआ कि जैसे ही आगे बढ़ा है तो ये जो बना था, ये सब सारे पैरेनकाइमेटस सेल्स, ये किसकी वजह से बना था? डिफरेंशिएशन की वजह से। किसका? मेरिस्टेमेटिक सेल्स के डिफरेंशिएशन की वजह से ये सब सेल्स बने थे। अगला स्टेप क्या होने वाला है? अगला होने वाला है डी डिफरेंशिएशन। क्या होने वाला है? डी डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन में हम देखते हैं क्या होता है। ये जो सेल्स थे, जो ये पैरेनकाइमेटस सेल थे, इसके बीच में कुछ सेल्स जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स हो जाते हैं। डिफरेंशिएशन होने के बाद भी क्या हो रहा है, ये जब सेल्स हो गए वो मेरिस्टेमेटिक हो जाते हैं। इसको कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या कहते हैं? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। मतलब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो होता है तुम्हारा कैसा सेल्स है? डी डिफरेंशिएटेड सेल है। जैसे यहाँ पे ये फिर से वही बना देते हैं हम लोग, ये हो गया। और यहाँ पे जो था तुम्हारा, ये था, ये था, ये था। अब यहाँ जो ये वाले जो सेल्स थे ये सब क्या हो गए? मेरिस्टेमेटिकली एक्टिव हो गए। और ये था इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और ये जो कैम्बियम हो गया इंटरफेसिकुलर, इसके अलावा जो था एक और होता है कैम्बियम जो कार्टिकल सेल्स में, यहाँ कार्टेक्स था किनारे किनारे, यहाँ पे कुछ कार्टिकल सेल्स जो था, कार्टेक्स के सेल्स तो कैसे थे? पैरेनकाइमेटस, काइमेटस, पैरेनकाइमेटस था। कार्टेक्स के सेल भी कैसे थे? पैरेनकाइमेटस थे, पैरेनकाइमेटस थे। कार्टेक्स के भी सेल पैरेनकाइमेटस थे। ये भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हो गया, और किसकी वजह से? डी डिफरेंशिएशन की वजह से। और ये बना दिया कार्क कैम्बियम, जिसको हम क्या कहते हैं? फेलोजेन। क्या कहते हैं? फेलोजेन, फेलोजेन कहते हैं। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कार कैम्बियम, ये किसके प्रोडक्ट हैं? डी डिफरेंशिएशन होने के बाद। किसका डी डिफरेंशिएशन होगा? पैरेनकाइमेटस सेल्स का डी डिफरेंशिएशन होगा, तभी ये सब बनते हैं। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल हो गए हैं, ये सब क्या हो गए? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम, ये जो दोनों हैं इसे डी डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। अब जैसे ही ये बन गया जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, अब ये सब क्या बनाएंगे? ये सब बनाएंगे क्या? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। और ये जो फ्लोएम डायलम बन रहा था, ये सब कैसे हैं? डिफरेंशिएटेड। मतलब जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स बना है इसका डिफरेंशिएशन होने के बाद है, लेकिन वही सेल्स फिर से हो रहा है, तो इसलिए इसका क्या नाम दे देंगे? रीडिफरेंशिएशन। पहले क्या था? मेरिस्टेमेटिक सेल्स था, तो फिर क्या हुआ? उसका डिफरेंशिएशन हुआ, उसका फिर से डी डिफरेंशिएशन हुआ, फिर से रीडिफरेंशिएशन हुआ। तो क्या बना? प्राइमरी सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। पहला वाला जो डिफरेंशिएशन हुआ, मतलब जहाँ जहाँ डिफरेंशिएशन होगा वहीं वहीं क्या देख रहे हैं? देखो डिफरेंशिएशन हुआ, तो उसी समय क्या बना? प्राइमरी क्या बना बताए थे? एक प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम बना। पहली बार डिफरेंशिएशन होने के बाद क्या बनता है? प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम बनता है। दूसरी बार जब डिफरेंशिएशन होता है, जिसको हम कहते हैं रीडिफरेंशिएशन, तब क्या बनता है? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। तो ये सब जो स्ट्रक्चर थे, ये सब किसके पार्ट हैं? ये है तुम्हारे रीडिफरेंशिएशन। तो आई होप तुम लोग समझ गए होंगे कि डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, इन सब में क्या डिफरेंस है। तो जब भी डिफरेंशिएशन होगा तो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी लॉस कर देगा, ये याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जब भी डिफरेंशिएशन हो, चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे पुनः फिर से डिफरेंशिएशन हो, उसमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी लॉस हो जाती है। और जहाँ डी हो जाए, डी डिफरेंशिएशन, वहाँ पे क्या कह दोगे कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी गेन हो जाती है। गेन कैसे हो जाएगी? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कार कैम्बियम के फॉर्म में। तो यही वाली बात यहाँ पे समझाई गई है कि क्या होता है डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन। तो देखो यहाँ पे द सेल्स डिराइव फ्रॉम द रूट, इसको पढ़ने हम नहीं जा रहे हैं, पढ़ लोगे एक एक लाइन वही होगा। प्लांट्स में इंटरेस्टिंग फिनोमेना डिफरेंशिएशन हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ एक कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डू यू डिस्क्राइब द ट्यूमर सेल? ट्यूमर सेल को कैसे डिस्क्राइब करोगे? तो वो भी ट्यूमर सेल भी प्रोडक्ट हो, तो ट्यूमर सेल, उसके बाद देखो टिश्यू कल्चर, पैरेनकाइमेटस सेल मेड अप अंडर कंट्रोल कंडीशन, ये टिश्यू कल्चर। तो जो ये जो होते हैं ट्यूमर सेल होते हैं, और ये सेल टिश्यू कल्चर में जाता है, यूज होता है, वो कंडीशन जो होती है, ये दोनों होते हैं डी
दोनों जो होते हैं पहले तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, और दूसरा क्या होता है, पहला तो डिफ्रेंशिएशन हो गया, ये ट्यूमर सेल और जो टिश्यू सेल्स होंगे दोनों जो होते हैं प्रोडक्ट होते हैं किसके, डी डिफ्रेंशिएशन के प्रोडक्ट हैं। पूछा जाए ट्यूमर सेल्स फॉर्मेशन कैसे होता है तो क्योंकि डी डिफ्रेंशिएशन के बाद होता है, और मतलब मेस्टेमेटिक एक्टिविटी है ना, इसमें भी मेस्टेमेटिक एक्टिविटी है, तो ये कहोगे कि क्या हो गया, डी डिफ्रेंशिएशन। अगर इसका री हो गया होता तो फिर मेस्टेमेटिक एक्टिविटी लॉस कर जाता। तो ये दोनों सेल्स को याद रखना है, ये हमेशा डी डिफ्रेंशिएशन मतलब मेस्टेमेटिक एक्टिविटी लानी है, तो इस वजह से ये होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, और क्या कह रहे हैं ये कि वी हैव ग्रोथ द प्लांट इन द, हाँ ये कह रहे हैं कि प्लांट में जो ग्रोथ होता है वो मतलब क्या होता है, जनरली ओपन होता है, इसका मतलब इनडिटरमाइन, और जबकि वहाँ लिखा था जनरली इनडिटरमाइन। डिटरमाइन भी होते हैं कुछ सेक्शन में, जैसे अगर टिश्यू वगैरह कर ले तो उसमें कैसे समझा रहे हैं कि मे बी डिफ्रेंशिएटेड इन द प्लांट ओपन बिकॉज द टिश्यू अराइजिंग सेम मेरिस्टेम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब यहाँ डिवाइड कर रहा है इसमें, तो कुछ रूट कैप बना रहा है और कुछ क्या कर रहा है, एपिडर्मिस बना रहा है इसका। तो वही कह रहे हैं कि मेच्योरिटी फाइनल स्ट्रक्चर maturity cell tissue also determined by the location of the cell within, for example cell positioning away the root apical meristem root cell while those pushed to the periphery में epidermis बनाते हैं। तो ये है तुम्हारा करके can you example open position with positioning of cell and it's an organ। तो ये बहुत होता है, जैसे सैम हो गया, जैसे ये रैम का दे रहा था वैसे सैम का हो गया सूट एपिकल मेरिस्टेम। अब बात आती है यहाँ तक, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ग्रोथ पढ़ रहे थे। ग्रोथ में क्या क्या पढ़े, डिफ्रेंशिएशन, रीडिफ्रेंशिएशन, और इरिवर्सिबल कैसे होता है, किस किस में कैसे ग्रोथ होती है, क्या होता है। अब आती है बात डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि इसमें दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। डेवलपमेंट में कौन कौन होगा, ग्रोथ भी होगा और साथ में क्या होगा, डेवलपमेंट भी होगा। डेवलपमेंट इज द टर्म में इंक्लूड द ऑल चेंजेज ऑफ ऑर्गन ग्रोथ थ्रू द ड्यूरिंग लाइफ साइकिल। जितनी भी लाइफ साइकिल में, मतलब कहाँ से, जर्मिनेशन ऑफ सीड टू सेंसेंस, मतलब सीड से सेंसेंस तक जो भी चेंजेज हुए इसको क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, आप ये यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या था, मेस्टेमेटिक सेल्स थी, तो इसमें क्या क्या खूबियाँ थी, न्यूक्लियस जो था क्या था, कॉन्स्पिकुअस होता था, डीएनए कंटेंट बहुत हाई होता था, वैक्यूल जो होते थे वो जनरली न के बराबर थे। इसमें फिर क्या होता था, उसके प्लाज्मा डिस्मार्टल कनेक्शन बहुत ज़्यादा होते थे, मल्टीपल होते थे। सेल वाल जो होता प्राइमरी इन नेचर था, मतलब प्राइमरी सेल वाल था, थीन रहता था सेल वाल, और ये सब कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर इसकी थी। जैसे ही इसमें प्लाज्मेटिक, मतलब प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मतलब हुआ साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो होगा वो इंक्रीज किया, तो ये क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, वैक्यूल बढ़ेगा, वैक्यूलाइजेशन। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर क्या थी, एक्सपेंशन वाले के एलोंगेशन फेज की। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर ये थी कि ये जो होगा ये जो एक्सपैंड करेगा वो एलोंगेशन करेगा, उसमें क्या होगा कि सेल वाल जो होगा मटेरियल थोड़ा डिपॉजिट होगा, वैक्यूल बहुत ज़्यादा होगा और कंटेंट बढ़ेगा वैक्यूल का, सेल का साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। अब यहाँ से ये बात हो सकती है कि इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाए, या फिर क्या हो जाए, ये मेस्टेमेटिक सेल फिर से जाए डिवाइड करे जैसे उसमें था। तो ये अगर सेल डिवीजन, जैसे प्लाज्मेटिक ग्रोथ हो गया तब तो डिवीजन करेगा, या तो फिर क्या एलांगेशन करके मैच्योरेशन कर लें, तो ये क्या करेगा, एक कुछ चलेगा डिवीजन के लिए, और जो चले आए इधर एक्सपेंशन के लिए वो एलांगेशन फेज में आया। उसमें क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन, उसमें क्या हो गया, एलांगेशन और डिफ्रेंशिएशन के बाद मैच्योरेशन हो गया, मैच्योर सेल्स हो गए, मैच्योर सेल्स बन गए, फिर वो जिंदा रहेंगे, मतलब वर्क करेंगे, जैसे एपिडर्मिस हो गया, ये सब चीज़ें होंगी। फिर उसके बाद वो कुछ समय बहुत सालों तक चलेंगे, या फिर जैसा भी चलते हैं, फिर उसके बाद क्या सेंसेंस हो जाएगा, अल्टीमेटली फिर क्या हो जाएगा, डेथ। ये इससे इधर रिवर्ट नहीं आने देगा। अगर रिवर्ट जाना है तो यहीं से मेस्टेमेटिक एक्टिविटी से करो, यहाँ से रिवर्ट नहीं जाने देना है। तो सेंसेंस के बाद क्या होगा, अल्टीमेटली डेथ। ये है सीक्वेंस, मेस्टेमेटिक, फिर प्लाज्मेटिक, फिर या तो डिवीजन में जाओ या तो एक्सपेंशन में जाओ, फिर डिफ्रेंशिएशन में जाओ, फिर मैच्योरेशन में, फिर मैच्योर से, फिर सेंसेंस, फिर डेथ। इस तरह से ये चलेगा। तो यही इसमें बताया गया है। अब बात आती है प्लास्टिसिटी क्या होती है उसके अंदर, प्लांट के अंदर। तो देखो एक प्लास्टिसिटी क्या होती है कि फ्लेक्सिबिलिटी से इसको समझो। प्लास्टिसिटी किसको समझो, प्लास्टिसिटी को किससे समझो, फ्लेक्सिबिलिटी से। अब जैसे कुछ में क्या होता है, इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी थी, कुछ में जीनोमिक प्लास्टिसिटी होती है। जीनोमिक प्लास्टिसिटी मतलब जैसा ज़रूरत पड़ेगी उस तरह से उसमें चेंजेज हो जाएंगे, तो उस तरह का उसको कहते हैं जीनोमिक प्लास्टिसिटी। किसी में क्या होता है, डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी थी, किसी में हैबिचुअल प्लास्टिसिटी थी, किसी में क्या होता है, इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी होती है। तो यहाँ पे हमको दो को पढ़ना है, एक तो डेवलपमेंटल का पढ़ना है और दूसरा किसका पढ़ना है,
एक डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी पढ़ना है और दूसरा क्या पढ़ना है, इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या होती है कि जैसा इन्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को चेंज कर ले, ऐसा ना हो कि हम ऐसे ही रहेंगे, वो अपने अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर को चेंज कर लेगा। जैसे वाटर में है तो वाटर के हैबिटेट के अनुसार अपना लीफ बना लेगा, अगर वो बाहर है तो बाहर लैंड की तरह उसका हैबिटेट हो जाएगा। तो उसको कहते हैं कि इस तरह की प्लास्टिसिटी है। देखो जैसे जो प्लास्टिसिटी है इसकी डिफिनीशन ये है, प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पांस टू एनवायरमेंटल और फेज ऑफ लाइफ, फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, दिस एबिलिटी तो क्या करते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। एग्जांपल हेट्रोफिली मतलब डिफरेंट टाइप्स के लीव्स फॉर्मेशन इन कॉटन, कोरिएंडर, लक्सपार। तो अगर डेवलपमेंट जो जो ये क्या करते थे, हेट्रोफिली का एग्जाम्पल देखें, हेट्रोफिली का एग्जाम्पल देखें तो दो तरह के हो गए, एक तो क्या होगा डेवलपमेंटल और दूसरा क्या होगा इन्वायरमेंटल। तो जो इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली जो होता है, इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली में तुम्हारा आ जाएगा बटरकप, और इसको कहते हैं रेननकुलस, कहते हैं रेननकुलस और इस वाले को डेवलपमेंटल वाले हेट्रोफिली क्या है, दो तरह के, मतलब इसमें तीन एग्जांपल दिए हैं, कोरिएंडर, उसके बाद क्या था कॉटन, बीटी कॉटन भी याद होगा अगर कॉटन जान रहे हो तो, लार्ज स्पर, ये सब तुम्हारे यहाँ डेवलपमेंटल वाले। तो बटर कप ये हो गया इन्वायरमेंटल वाला और ये हो गया डेवलपमेंटल वाला, कोरिएंडर, कॉटन, लक्सपार। तो ये तुम्हारे हेट्रोफिली है, एनवायरमेंटल के हिसाब से जैसा अपने लीफ में चेंजेस करते हैं उसी को क्या कहते हैं, इस तरह के हेट्रोफिली कहते हैं। पढ़ते हैं इसको। देखो कुछ एग्जांपल यहाँ दिए हैं, देखो जुवेनाइन में डेवलपमेंटल स्टेज में डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज में ये सब चेंजेस हो रहे हैं। जैसे जुवेनाइन में इस तरह की लीफ है, जबकि यहाँ पे एडल्ट में इस तरह की लीफ है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में इस तरह की है, वाटर हैबिटेट में इस तरह की है। तो ये है तुम्हारा प्लास्टिसिटी है इसके। अब आ जाते हैं हम लोग बात पढ़ते 10, अभी तक क्या समझे हम लोग, 10 ग्रोथ, डिफरेंशिएशन and development very closely related event in the life of plant. Broadly development is the considered as the sum of growth and differentiation. ये तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए थे कि डेवलपमेंट में ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों आते हैं। डेवलपमेंट इन प्लांट ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज अंडर कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर। फार्मर मतलब इंट्रिंसिक वाले को इंक्लूड्स बोथ इंट्रासेलुलर, जिसको जेनेटिक मटेरियल का था, दूसरा क्या इंटरसेलुलर फैक्टर्स जैसे केमिकल सच है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, वाइल द लेटर इंक्लूड लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ये इंक्लूड करता है। तो अगला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और वो है क्या है तुम्हारा एक इंट्रिंसिक फैक्टर है, इंट्रिंसिक फैक्टर, उसमें है इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसा है, इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक फैक्टर। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में हमको कई बार, जैसे इसमें बहुत इसके कई नाम होते हैं, PGR भी कहते हैं और उसको प्लांट हार्मोन भी कहते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं। तो इसका डिफरेंट नाम इसलिए पड़ा है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का कि ये रेगुलेट करता है ग्रोथ को, हमेशा बढ़ाता ही नहीं है, कुछ हार्मोन ऐसे होते हैं जो ग्रोथ को इनहिबिट भी करते हैं, वो नेसेसरी है उसके लाइफ को सर्वाइवल के लिए। तो इसलिए इसका नाम क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कल नेक्स्ट क्लास वाले में ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, उसके बाद वर्नालाइजेशन, फोटो पीरियडिज्म, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक आज का हम लोग समराइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, ग्रोथ क्या होती है, तो ग्रोथ क्या होती है, एक इरिवर्सिबल फिनोमेना होती है। रिवर्सिबल फिनोमेना का ये मतलब हुआ कि वो फिर से अगर प्लाज्मेटिक ग्रोथ भी हो गई तो वो रिवर्ट नहीं जाएगा। इनहिबिशन पूछा था कि क्या होगा, कहोगे नहीं, वो अगर पोटेंशियल का डिफरेंस हुआ तो वो तो चेंज हो जाएगा। उसके अलावा था ग्रोथ जो होता है उसकी ग्रोथ रेट कैसे हम मेजर कर सकते हैं, वो एरिथमेटिक भी हो सकती है, ज्योमेट्रिकल होगी। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में दोनों देख सकते हैं हम लोग, एरिथमेटिक भी देख सकते हैं, ज्योमेट्रिकल भी देख सकते हैं। ज्योमेट्रिकल का और से एग्जाम्पल देखे थे हम लोगों ने, ज्योमेट्रिकल का बहुत से एग्जाम्पल देखे, जैसे कि बैक्टीरियल कल्चर, टिश्यू कल्चर में भी हम लोग ये सब देख सकते हैं। उसके अलावा हम लोग ग्रोथ के डिफरेंट पैटर्न देखे, डिफ्रेंसिएशन, रीडिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन। हमने ये जाना कि डी डिफ्रेंसिएशन जब भी कभी होगा, डी डिफ्रेंसिएशन तो हमेशा मेस्टमेटिक सेल्स होगा, जब भी डिफ्रेंसिएशन हो चाहे डी डिफ्रेंसिएशन हो तो वो इस तरह के सेल्स होंगे जो कि मेस्टमेटिक एक्टिविटी अपनी लॉस कर देंगे।
उसमें जैसे ट्यूमर वाला जो था और टिश्यू कल्चर वाला जो था वो कैसे थे, मेस्टमेटिक एक्टिविटी शो कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सेल से, तो एक तरह का कैसा डी डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट थे वो, मतलब डी डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या होगा, मेस्टमेटिक एक्टिविटी आएगी। उसके अलावा फिर हम लोगों ने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप के हेट्रोफिली क्या होते हैं, प्लास्टिसिटी क्या होती है। तो प्लास्टिसिटी अगर मार्फोलॉजिकल देखेंगे तो हम लोग लीफ के टर्म में हेट्रोफिली देख सकते हैं, जीनोमिक देखेंगे तो जो माइक्रोब्स होते हैं उसमें ज़्यादा होता है, खासकर ब्लू ग्रीन एल्गी, इन सब में जीनोम प्लास्टिसिटी बहुत ही स्टैंड करती है, बहुत अच्छी होती है। और इसके अलावा हम लोगों ने फिर पढ़ा क्या कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ को, तो और क्या क्या स्टेजेज है रूट के डेवलपमेंट में, क्या होता है मेस्टमेटिक जोन, क्या होता है मेस्टमेटिक एलोंगेशन जोन, क्या होता है मैचुरेशन जोन। तो ठीक है बच्चों, यहाँ आज यहीं तक करते हैं, फिर कल हम लोग मिलते हैं इस चैप्टर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और फोटो पीरियाडिज्म और वर्नालाइजेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।